गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10। आज ये जनरल स्टडी की हमारी एक स्पेशल सीरीज होगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हम नोट कराएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखना रहस्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। रहस्यवाद सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि वहां पर एक स्यादवाद बताया गया है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ अपने आप में 100% हो गया नहीं, तो उसको स्यादवाद सिद्धांत या क्षणिकवाद या भंगुरवाद ये किससे संबंधित होगा, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था। देखना जो मौर्य काल की करेंसी थी ये क्या था, पर्ण। सबसे अधिक प्रचलित सिक्का पर्ण था, पर्ण। और ये एक कारसापन भी उसमें वैसे प्रचलित था। कारसापन ये तांबे का सिक्का होता था, कारसापन। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 कारसापन में खरीदा था। 1000 कारसापन, 1000 कारसापन में। और ये उस टाइम पर राजकीलम खेल खेलते हुए, राजकीलम गेम ऐसे होता है खेल, जैसे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो राजकीलम खेल खेलते हुए जब उससे बात हुई तो उसके माता पिता से, हालांकि उसके कोई माता पिता ऐसे नहीं थे, क्योंकि एक सेफर्ड का बेटा था, वो खरीदा हुआ एक दास था। तो 1000 कारसापन में उस टाइम पर जो मुद्रा थी, कारसापन भी तांबे की छोटी मुद्रा थी। सबसे अधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी हो जाएगी, पर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। देखना क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हुआ है दूसरी तीसरी बार। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया, सन 1440 से और 48 तक ये बना था। और इसमें जो ये 9 मंजिला बना था, 9 मंजिल विजय स्तंभ, 9 मंजिल। जो प्रथम मंजिल इसकी, ये भगवान विष्णु की इसमें प्रतिमा दिखाई गई है, विष्णु, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ बोलते हैं, विष्णु स्तंभ। और ये कहां पर बना है, चित्तौड़गढ़ में। एक युद्ध हुआ था इसमें, सारंगपुर का युद्ध। ये खिलजी वंश के एक अंतिम शासक थे, अयोग्य महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, राणा कुंभा। इस विजय के उपलक्ष्य में ही चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक विजय स्तंभ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त सन 1765 को किसने जारी किया था। देखना जो उस टाइम पर भारत के मुगल बादशाह थे, शाह आलम सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शाह आलम सेकंड। और ये संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि। ये 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई है। 12 अगस्त और 16 अगस्त सन 1765 में संधि हुई थी इलाहाबाद में। ये संधि किस किस के सिग्नेचर हुए थे, एक तो लॉर्ड क्लाइव के इसमें सिग्नेचर हुए थे, लॉर्ड क्लाइव। और एक शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड के सिग्नेचर हुए। और अवध के जो नवाब थे, सुजाउद्दौला, इसने सिग्नेचर किए थे। तो यहाँ पर शाह आलम को 26 लाख रुपए के बदले पेंशन याफ्ता बना दिया गया था कि 1 वर्ष में इनको पेंशन दी जाएगी, इतनी पेंशनर बने थे। और बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी, यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार, ये प्रॉपर्ली अंग्रेजों के पास आ चुका था। तो एक इतिहासकार ने लिखा है कि इलाहाबाद की संधि होने को इतना भी समय नहीं लगा, कि इलाहाबाद की संधि को लागू होने में इतना भी समय नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदने या बेचने में लगता है। तो ये कब हुई थी, सन 1765। इससे पहले 1764 को क्या हुआ था, युद्ध हुआ था एक 1764 में, बक्सर का युद्ध। जब बक्सर के युद्ध के लिए संधि हुई थी, वो इलाहाबाद की संधि के नाम से बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम को इसमें हरा दिया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रगिरी या चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है। देखना विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इससे हमें क्या मिलती है, मौर्य कालीन जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल के जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने चंद्रगिरी की पहाड़ी पर, या कहिए आप कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर संलेखना द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना एक जैन धर्म से संबंधित प्रक्रिया होती है, जिसमें अपनी साधना से या अपनी इच्छा से प्राण त्यागते हैं। प्राण त्यागना ये किसने किया था, चंद्रगुप्त ने।
तो चंद्रगुप्त ने कर्नाटक की श्रवण बेलगोला की पहाड़ी, इसी को क्या कहते हैं, चंद्रशिरी या चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी नाम क्या है पहाड़ी का, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, ये होती है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी ट्रेन कांड 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी। देखना 1925 में एक 1924 में पार्टी बनी थी, 1924 में कौन सी बनी थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कहां पर बनी थी, कानपुर में। यहां पर क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि ब्रिटिश संपत्ति को लूटना था और उन्हीं पर हमला करना था, तो 1925 में इन्होंने एक काकोरी ट्रेन को लूटा था, 1925। ये ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउनिंग ट्रेन, 8 डाउनिंग ट्रेन, डाउनिंग ट्रेन। ये ट्रेन सहारनपुर से, और काकोरी, काकोरी कहां पर, ये जिला लखनऊ में, लखनऊ के जिले में आएगा काकोरी, तो ये सहारनपुर से चली थी, सहारनपुर से लखनऊ के लिए, काकोरी के लिए ट्रेन। तो यहाँ पर 4 क्रांतिकारियों को फांसी आई थी। वैसे तो इसमें 17 नामजद हुए थे और कुछ को रिहा भी कर दिया गया था, 4 को इसमें आजीवन कारावास भी हुई थी और 4 को फांसी आई थी। कौन कौन थे, जैसे एक इसमें क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक थे इसमें रोशनलाल, रोशनलाल और अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला। ये 4 इसमें क्रांतिकारी शामिल थे। इन चारों को अलग अलग स्थानों पर फांसी आई। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी आई थी ये गोरखपुर में आई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशनलाल को इसमें ये आई थी नैनी में, और अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, यहाँ पर फैजाबाद। राम प्रसाद को कहां पर, गोरखपुर में, गोरखपुर। और रोशनलाल को कहां पर, ये फैजाबाद। रोशनलाल को ये आई फांसी नैनी में, नैनी कहां पर है, इलाहाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। ये ऐसे क्वेश्चन को टैली करने के लिए भी आया हुआ परीक्षा में, गोंडा। आप चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए कि किस क्रांतिकारी को फांसी कहां पर आई थी। ये 4 लोग थे जिन क्रांतिकारियों को फांसी आई थी। कौन कौन थे, फिर से देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल सॉरी, और रोशनलाल, अशफाकुल्ला। इन चारों को अलग अलग जगह पर फांसी आई थी और किस केस से जुड़े थे, काकोरी केस से। काकोरी केस में रेलगाड़ी को लूटा था इन्होंने। तो कौन सी पार्टी हो जाएगी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। HRA के क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी को हानि पहुंचाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था। तो सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी, सेंट जेम्स पैलेस यहां पर हुई थी। और ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या नाम था, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और गांधी जी ने इसी में भाग लिया था, यानी कि कांग्रेस में, कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था गांधी जी। और यहीं पर किस शिप से गए थे, राजपुताना, राजपुताना, राजपुताना शिप से गांधी जी इंग्लैंड में पहुंचे थे। तो वहां से लेकिन सांप्रदायिक पंचांग पर सिग्नेचर नहीं किए थे। गांधी जी का कहना था कि मैं लंदन से खाली हाथ वापस लौटा हूं, लेकिन मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। और इस टाइम पर कौन सा ये अभियान था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। देखना ये प्रस्ताव कहां पर हुआ था, नागपुर में। कांग्रेस का जो अधिवेशन था नागपुर, और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो प्रस्ताव पारित किया था ये चित्तरंजन दास है ना, CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, CR दास। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली सल्तनत का जो स्थायी सेना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। वैसे तो इल्तुतमिश ने भी एक चालीसा का निर्माण किया था, लेकिन इसमें 40 सरदार ही थे, जिसको तुर्कान चहलगामी, इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने यह क्या बनाया था, चालीसा, क्या कहेंगे इसको, चालीसा। 40 में क्या, इसके 40 सरदार थे, और जिनको तुर्कान चहलगामी भी कहते थे, तुर्कान चहलगामी, तुर्कान चहलगामी।
ये इसका निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। और इसका खात्मा किसने किया था? ये बलबन ने किया। तुर्कान चहलगामी का अंत बलबन ने किया था। लेकिन जो स्थायी सेना रखी थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसको सिकंदर सानी भी कहा। इसके दरबार में एक थे ये अमीर खुसरो ने सिकंदर सानी अर्थात सिकंदर जैसा विश्व दिग्विजय अभियान के लिए, विश्व दिग्विजय, इनको एक सलाह दी थी कि आप पूरे विश्व को, जैसे सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने का अभियान चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के भी लिए उसके दरबार में कौन रहते थे? ये अमीर खुसरो ने किताब भी लिखी है, देवलानी खिजर खानी, ये इसी पर किताब लिखी हुई है, इसके दरबारी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने, है ना। मोतीलाल नेहरू ने कौन सा चला? इंडिपेंडेंस। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरोल्ड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट, देखना है कंप्यूटर की शब्दावली में भी हॉट स्पॉट होता है और एक पारिस्थितिक इकोसिस्टम में भी हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जहां पर पारिस्थितिकी तंत्र की सघनता अधिक पाई जाती है, यानी कि सघनता होगी जिसमें पेड़ पौधे और जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल भी यहां पर होंगे, इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है, जैसे ये दक्षिणी भारत होगा, दक्षिणी भारत में यहाँ केरल के साइड में जो केरल का क्षेत्र होगा, पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 12, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर पाई जाती है? देखना, जो देशांतर होते हैं, देशांतर तो पृथ्वी गोलक पर ये होते हैं, जीएमटी होता है, ये देशांतर होते हैं इस टाइप से, जो हॉरिजॉन्टली इसमें या परपेंडिकुलर रेखाएं होती हैं, और ये क्या अक्षांश होते हैं? तो देशांतर लॉन्गिट्यूड, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी। और ये मैक्सिमम दूरी कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर, ये यहाँ पर सबसे अधिक होगी। यानी कि अगर ये बात करें 111.32 किलोमीटर कहां पर? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13, दोन घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच में? देखना, दोन क्या होते हैं? जो चारों तरफ से ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ पहाड़ियां या पर्वत होते हैं, इसके चारों तरफ पहाड़ियां होती हैं, ये क्या कहलाएगा? दोन। उत्तरी भारत का जो सबसे बड़ा दोन है देहरादून। जैसे दोन में जब बादल फंसते हैं तो वर्षा करते हैं, संघनन की क्रिया होती है, तो दोन ये भूगोल की शब्दावली है। दोन क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे रहते हैं, इधर भी पहाड़ी होती है, यहाँ भी पहाड़ी पर्वत होते हैं, यहाँ भी पहाड़ी पर्वत, ये भी पहाड़ी या पर्वत होते हैं, तो ये जगह क्या हो जाएगी? दोन। तो ये लघु और शिवालिक हिमालय में होते हैं, लघु और शिवालिक हिमालय। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा तो इसमें है राजस्थान में, यहाँ पर क्या दिया? गुजरात। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर आ जाएगा इसका। डी आंसर होगा। रावत भाटा कहाँ पर आ जाएगा? राजस्थान में, ये तो राजस्थान में। नरोरा कहाँ आएगा? यूपी में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर तहसील में। काकरापार कहाँ पर आ जाएगा? गुजरात। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, आंसर क्या होगा? डी। तो ये क्या? परमाणु अनुसंधान या परमाणु शक्ति केंद्र दिए हुए हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग सुमेलित कीजिए। देखना, NH3 कहां पर? जैसे मुंबई, आगरा और यहां पर तमिलनाडु होता है, इसे क्या हो जाएगा? मुंबई। और ये क्या हो जाएगा? आगरा। और ये क्या? तमिलनाडु। अगर मुंबई से हम आगरा जाते हैं तो NH, नेशनल हाईवे नंबर 3 ना, मुंबई से आगरा के लिए। और मुंबई, ये चेन्नई से मुंबई थाने भी यहाँ का एक ये लोकेशन है महाराष्ट्र में। अगर मुंबई से हमें जाना है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, तो ये आ जाएगा NH4 से। तो NH3 के लिए क्या आ जाएगा? आगरा से मुंबई NH3, और NH4 किसके लिए? चेन्नई के लिए। और NH24 दिल्ली से लखनऊ के लिए। अगर हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है तो NH24। अब एक बचता है 11, आगरा से बीकानेर। इसका मुझे पता भी नहीं था वैसे, तो 3 का मुझे जानकारी थी, 3 से ये 4th आंसर इसका निकल जाएगा। तो ए में कौन सा हो जाएगा? 3rd, और बी में हो जाएगा 4th। 3rd और 4th,
और फर्स्ट में हो जाएगा यानी कि डी में पहला। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, संघीय बजट प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट देखना, अगर हम विदेशों से 100 रुपए लेते हैं और उस पर लगने वाला ब्याज 20 रुपए होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से या अन्य किसी देश से हमने पैसा उधार लिया है भारत सरकार ने डॉलर में, या 100 करोड़ डॉलर कुछ भी मान लीजिए, हम 100 यूनिट मान रहे हैं, ये हमने क्या लिया? ऋण। ये तो ऋण लिया है, ऋण और प्लस इस पर लगने वाला ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 रुपए। जो 120 रुपीज होगी ये तो क्या होगा? ये राजकोषीय घाटा, राजकोषीय फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। और अगर हम 120 रुपए में से ब्याज को हम माइनस कर देते हैं 20, अब क्या बचता है? मूलधन 100 रुपीज, ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। यानी कि राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज को घटाते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक आ जाएगा। अगर हमारे पास जो ब्याज 20 रुपए हैं और हमने वहां पर ब्याज और मूलधन को मिलाकर यानी कि मिश्रधन ये हो रहा है 120 रुपए, तो 120 में से अगर हम 20 रुपए घटाएंगे 100 रुपीज बचेगा, तो 100 रुपए प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा, और उसके बाद प्राइमरी घाटा होता है, प्राथमिक। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, बैंक को अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात क्या कहलाता है? देखना, बैंक अपनी निश्चित जो तरलता होती है यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों के पास जमाएं, उन जमाओं में से जो जमा होंगी डिपॉजिट, ये कितना धन रिलीज कर सकता है? मान लो इसके पास 100 रुपीज हैं, तो 100 में से लगभग ये 85 रुपए ही जारी कर सकता है, सारे 100 के 100 रुपए बैंक नहीं देगा किसी को। तो ये जो अपने पास रखता है इसको SLR बोलते हैं, SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेट, सांविधिक तरलता निधि अनुपात, SLR। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? SLR। ये पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था उसमें पहले पेपर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सबसे पहले किस बैंक ने चलाया था? स्टेट बैंक ने। ऑटोमेटेड, AUTOMATED, देखना ईडी याद है ना कि ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिंग। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TYLOR, टेलर मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। टेलर का मतलब, टेलर कभी आप ये दर्जी समझ ले, टेलर का मतलब होता है ऐसी मशीन जो एक जैसा ही कार्य करती है। जैसे नोट गिनने की मशीन को क्या बोलते हैं? टेलरिंग मशीन। तो टेलर जैसे दर्जी की होती है मशीन, सिलने वाली सिलाई मशीन, वो भी टेलर, वो एक जैसा ही कार्य करती है। तो जो चीज, जो मशीन एक जैसा कार्य करती है बार बार, उसको टेलरिंग बोलते हैं, टेलर। तो ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, इसे कौन जोड़ता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या आ जाएगा? ये इससे कनेक्ट होते हैं और ये RBI के अंडर में कार्य करता है। RBI है ना, ये इसके निर्देशन में कार्य करता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये इससे कनेक्ट होते हैं सभी ATM। नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? देखना, जो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं? PCI, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम होती है किसी देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से हम भाग करते हैं, पॉपुलेशन से। जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या से भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगी, पर कैपिटा इनकम। तो ये जारी आंकड़े कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये इसकी जिम्मेदारी होती है, ये आंकड़े जारी करता है ना। और एक होता है CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, उसका भी रोल होता है कि वो आधार वर्ष का चुनाव भी करता है जो बेस ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंबर 20, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है ना, प्रमुख विशेषता क्या थी? जैसे LPG योजना जो शुरू की गई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये किसने की थी? 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव है ना, नरसिम्हा राव। और उस टाइम पर जो RBI के गवर्नर, ये इसके अगर जनक देखा जाए, इसके जनक कौन थे? ये किसने स्कीम तैयार की थी? ये डॉक्टर मनमोहन जी ने की थी। डॉक्टर मनमोहन जब RBI के गवर्नर थे, PM नहीं तब तक बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तो LPG के जनक आएंगे और शुरुआत करने प्रधानमंत्री कौन थे? ये नरसिम्हा राव। इसलिए ये
मनमोहन सिंह या राव, वही बोलते हैं इसको कंसेप्ट। तो उदारीकरण, आर्थिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसमें सारी विशेषता थी। स्कीम का नाम क्या है देखना, कभी कुकिंग गैस समझ लिया आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं है। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यह आ जाएगा उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये इसकी कंसेप्ट थी। ये योजना तैयार की गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। देखना, एक किसी मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्रालय होता है मिनिस्ट्री, इसमें 4 प्रकार के मंत्री। 4 प्रकार के कौन कौन से मंत्री होंगे, तो एक तो होते हैं इसमें, एक तो हो जाएंगे सबसे बड़े तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट सबसे बड़े मंत्री कैबिनेट, उससे छोटे होते हैं राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर, उससे छोटे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। नंबर 4 होते हैं उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर, यही इनकी रैंक होती है किसी मंत्रालय में। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अगर हम कैबिनेट मंत्री को, केवल कैबिनेट को ही गिनते हैं, तब तो कहलाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, मान लो अगर 30 मंत्रालय हैं तो 30 कैबिनेट को हम अगर मीटिंग बुलाएंगे तो ये मंत्रिमंडल। और अगर हम सभी को मिलाते हैं, सभी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पर 30 मंत्रालय हैं, 30 के हम 4 प्रकार के मंत्री को, अगर 30 मंत्रालय तो 120 मंत्री हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में, कि जो मंत्रिमंडल होता है ये तो कैबिनेट मंत्री को मिलाकर केवल, और मंत्री परिषद में सभी 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो क्या दिया है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, शासन के सभी मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट के मंत्री और राज्य। तो ये क्या आ जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट में केवल कैबिनेट स्तर के, और मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री। नंबर 22, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। सबसे अधिक अनुच्छेद हमने कहां से लिए हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह आ जाएगा 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935। जब तक संविधान लागू नहीं था तो हमारा 1935 का अधिनियम लागू था। लगभग 75% इसमें हमने यहाँ से भाग लिया है। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395 संविधान में अनुच्छेद हैं। इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। 395 में से लगभग 200 अनुच्छेद कहां से लिए हमने, 1935 के अधिनियम से। तो इसलिए इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। क्या, लघु संविधान। ये क्या हो जाएगा, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखना, अनुच्छेद 3 कितना 75(3) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 के 3 भाग हैं, 75 1 और 2 और 3। तो 75 1 में क्या लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और इसमें क्या दिया है कि एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि प्लेजर पर। जब तक राष्ट्रपति खुश रहेंगे तो मंत्रिमंडल भी इनको हटा भी सकते हैं फिर। और 3 में क्या दिया है कि केवल लोकसभा ही उत्तरदायी होगी। लोकसभा उत्तरदायी, अगर कोई मंत्री पद पर रहते हुए गलत कार्य करता है या कोई संसद सदस्य, इसके लिए केवल और केवल कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा। तो ये किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 75 3 में। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका, देखना, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित होगी, राष्ट्रपति के, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जिला परिषद का सचिव कौन होता है। देखना, जो जिला परिषद जिला स्तर पर होती है, तो जिला परिषद का जो सचिव होता है यह सीडीओ होता है। सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, आईएएस अधिकारी होता है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ना, मुख्य विकास अधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी। जो भी विकास का पदाधिकारी, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, सीडीओ। ये जिला परिषद का सचिव भी होता है।
नंबर 26, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है। देखना वायरस का रोग किससे होगा, जैसे हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को यानी कि यकृत को प्रभावित करता है, जैसे लीवर कैंसर भी बनता है इसी से हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है और जो यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। इसमें हमारी पाचन जो शक्ति है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्षितिज के निकट सूर्य तथा चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल प्रतीत होता है, किस कारण से होता है। देखना जब सूर्य क्षितिज के निकट होगा यानी कि चंद्रमा या सूर्य डूबते हुए यानी कि जब पृथ्वी के हमें निकट दिखाई देगा तो यह दीर्घवृत्ताकार में गोल ना दिखाई देकर ऐसे दिखाई देता है, तो यह दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल बनाता है। अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण हमें सूर्य या चंद्रमा ऐसे दिखाई देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में कौन सा एक अधिक प्रचंड जलन बर्न्स पैदा करता है। देखना भाप में गुप्त उष्मा होती है, भाप में ना ये हो जाएगी 540 कैलोरी प्रति ग्राम उष्मा होती है, तो इसमें भाप में अगर देखा जाए इसमें सबसे अधिक हीट होगी भाप में, वेपर में या स्टीम में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है। स्टील में हमें कठोरता देनी, स्टील का मतलब क्या हुआ, लोहा, जैसे आयरन में या स्टील में, इस्पात में हम क्या करते हैं, अगर कार्बन की मात्रा मिलाते हैं इससे तो कठोरता यानी कि मजबूती होती है, और इसमें हमें ये जंग ना उसमें लग जाए यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया ना हो तो क्रोमियम बढ़ाना पड़ता है, फिर क्रोमियम मिलाते हैं, तो स्टील इक्वल टू क्या होता है, कार्बन प्लस क्रोमियम, और अगर चमक देनी है तो निकिल की परत भी चढ़ाते हैं उसके ऊपर, तो हम क्या मिलाएंगे इसमें, कार्बन, कठोरता करने के लिए कार्बन, और अगर हमें मिलाना है इसमें रस्टेड नॉन रस्टेड तब क्रोमियम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आइसोबार से क्या करते हैं, मानचित्र पर खींची गई ऐसी एक समान रेखाएं जो समान दाब को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। नंबर बी हो जाएगा इसमें। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को प्रदर्शित करती है। आइसोहेलाइन होती है लवणता की मात्रा को, जिसमें बराबर लवणता होती है, ऐसे स्थानों को इसमें दिया बर्फबारी, तो सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा, यानी क्या ना जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आइसोहेलाइन से हम क्या करते हैं, लवणता सेलिनिटी, इससे लवणता का अनुमान लगाते हैं। आइसोबात क्या होता है, समान गहराई, तो सभी इसमें तीनों सही दिए हैं सिर्फ सी के अलावा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे 30 क्वेश्चन हुए हैं, ये मैं आशा करता हूं आपकी समझ आए होंगे, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। आपको हर वीडियो में मैं याद दिलाता हूं कि आपको इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, नोट करना है, रिवीजन जितना हो सके उतना करना है। परीक्षा का बहुत कम टाइम बचा है। जनरल स्टडी इसके लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 है, और प्लस करंट जीके से। जो करंट जीके के क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जीके से ही हमें रिलेट करने पड़ते हैं, तो जितना हो सके आप इसका रिविजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।